तो डेटा साइंस कोर्स की जो प्रीरिक्विजिट में आता है वो सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है पाइथन प्रोग्रामिंग। बाकी मैथमेटिक्स भी आता है, पर मैथमेटिक्स हम कवर करेंगे। स्टैटिस्टिक भी आता है, वो भी हम कवर करेंगे। पर पाइथन प्रोग्रामिंग एक प्री रिक्विजिट में हम लोग कंसिडर करते हैं, जिसमें आपको बेसिक पाइथन, इफ एल्स, लूप वगैरह, फाइल हैंडलिंग, ऊप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब हम फाइनल डिप्लॉयमेंट लिखेंगे या फिर हम एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे या ईटीएल बेस्ड कोई प्रोजेक्ट हम लिखेंगे, तो उसमें हमें पाइथन प्रोग्रामिंग की कोडिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप गूगल सर्च करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि पाइथन डेटा साइंटिस्ट के लिए जरूरी नहीं है, बेसिक पाइथन से आप सरवाइव कर सकते हैं, बट इट्स नॉट करेक्ट। जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि पाइथन का 50 to 60% इम्पोर्टेंस रहता है। क्योंकि आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, आप बहुत सारा एपीआईज कॉल करते हैं डेटा को लोड करने के लिए, डेटाबेस के साथ आप कनेक्शन बनाते हैं डेटा लोड करने के लिए। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग के आप फंक्शंस लिखते हैं। अगर डेटा आपका डेटा को क्लीन करने के आप कस्टम फंक्शंस लिखते हैं, तो यहाँ कोडिंग की आपको डेफिनेटली जरूरत पड़ती है और आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज जो हमारे कोर्स के लिए प्री रिक्विजिट में आती है वो है सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग, क्योंकि मैथ्स और स्टैटिस्टिक दोनों चीजें हम अपने कोर्स में कवर करेंगे। ठीक है। दूसरा जो ड्यूरेशन रहेगी कोर्स की, वो अराउंड 3 मंथ के आसपास आप मिनिमम मान के चलो। क्योंकि हम वीकेंड वीकेंड और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, जिसमें आपको टाइम लगता है। और एक डेटा पे जब आप काम करते हैं, तो जब आप रियल टाइम डेटा सेट पे काम करते हैं, तो उसमें थोड़ा डेटा पे फंक्शंस अप्लाई करने में, डेटा को समझने में, डेटा को प्रोसेस करने में लाइव सेशन में टाइम लगता है। इसलिए अराउंड 3 मंथ्स का सेशन रहेगा। बहुत ज्यादा आपको अगर कोई कहे कि एक महीने में आपको डेटा साइंस का कोर्स कराया जाएगा, वो सही नहीं है। तो हमको 3 मंथ्स का ड्यूरेशन लगेगा इस कोर्स को कंप्लीट करने में, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें कवर करेंगे। तो डेटा साइंस इज नॉट जस्ट ए कोर्स, इट्स बेसिकली a complete skill set that any motivated learner can definitely can gain। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत, मैंने जैसे कहा कि इनिशियल फेस में आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत है, बट ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपर्ट लेवल पे या डेवलपर लेवल पे आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अलग अलग डोमेन से भी लोग वाग पाइथन, डेटा साइंस या मशीन लर्निंग या एआई की तरफ मूव होते हैं, और ये आप जानते हैं। या बहुत एडवांस लेवल पे मैथमेटिक्स या बहुत एडवांस लेवल पे स्टैटिस्टिक आने की स्टार्टिंग यानी कि इनिशियल फेज में जरूरत नहीं है। पर हाँ, जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है कंसिस्टेंसी की। और यहाँ ही बहुत सारे लोग ड्रॉप हो जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिकल आप जितना ज्यादा करेंगे फोकस, उतना ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, जैसे आज डिस्कस करेंगे डेटा साइंस क्या है। ठीक है, डेटा साइंस की प्री रिक्विजिट क्या है, डेटा साइंस में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, डेटा साइंस के बाद प्रोफाइल या जॉब किस तरीके की रहती है, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे डेटा एनालिसिस है, उसमें और डेटा साइंस में क्या डिफरेंस है, मशीन लर्निंग क्या है, एआई क्या है, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आज। एक्सेल की, एसक्यूएल की, यानी कि डेटाबेस की क्या इंपॉर्टेंस रहती है इस प्रोफाइल में, इन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि हम मैथ और स्टैटिस्टिक दोनों चीजें इसमें कवर करेंगे, तो स्टैटिस्टिक हम डेफिनेटली कवर करेंगे। स्टैटिस्टिक कितने तरीके की होती है, मीन, मीडियन, मोड, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हमारे, वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। मैथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी।
ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके डेटा साइंस में, जो मैथमेटिक्स के आपको पढ़ने होते हैं। वो दोनों हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहला, जब आप डेटा पे काम करते हैं तो डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस, आप इसके स्टार्टिंग में ही देखेंगे एक वर्ड आपको मिलता है, डेटा। डेटा मतलब वो इंफॉर्मेशन जिस पे आप काम करने वाले हैं। तो पहली बात आती है कि वो डेटा हमारे पास आएगा कहाँ से। अब कई सारी जगहों से आपके पास डेटा आ सकता है। एक सबसे आसान तरीका है कि वो डेटा हमको कोई एक्सेल में या सीएसवी में प्रोवाइड कर सकता है। तो एक्सेल में और सीएसवी में जब हमको कोई भी डेटा प्रोवाइड करेगा तो उसे हम अपने पाइथन एनवायरनमेंट में लोड करेंगे, तभी तो उस पर काम करेंगे। तो यानी कि हमको आना चाहिए कि एक्सेल फाइल और सीएसवी फाइल को कैसे रीड करते हैं। पाइथन हमको आता है, इसलिए हमें पता है कि एक्सेल फाइल को और सीएसवी फाइल को कैसे रीड किया जाता है। एक पॉइंट ये आता है। दूसरा हो सकता है कि ये डेटा जिस पे हम काम करने वाले हैं वो हो सकता है कि किसी डेटाबेस में अवेलेबल हो। वो माई स्क्वेल हो सकता है, वो एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, वो ओरेकल हो सकता है, वो कोई सा भी डेटाबेस हो सकता है। हम पाइथन जानते हैं, इसलिए हमें पता है कि डेटाबेस के साथ हम कैसे कनेक्शन बनाते हैं और किस तरीके से डेटा को लोड करते हैं। जब हम टेबल में से डेटा रीड कर लेंगे पाइथन एनवायरनमेंट में, फिर आगे फर्दर उस पर काम करेंगे। ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि कोई एपीआई मैं कॉल करूं, वो एपीआई मुझे कोई डेटा रिटर्न करे। अब कैसे रिटर्न कर रही है, किस फॉर्म में, ये एपीआई टू एपीआई डिपेंड करता है। कई बार एपीआई जब कॉल करते हैं तो वो सीधा एक फाइल डाउनलोड करता है। कई बार आप एक एपीआई कॉल करते हैं तो वो सीधा जेसॉन डेटा रिटर्न करता है। तो डेटा किस फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है वो एपीआई पे डिपेंड करता है, वो पहले से फिक्स नहीं है। वहां से डेटा मेरे पास आ सकता है। ये तो हो गए आसान तरीके जहां से डेटा आप आसानी से लेके आ सकते हैं। पर अब बात आती है कि कई बार डेटा कुछ वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है। जैसे मान लो आप, ये जो करंट वेदर अभी का चल रहा है, आप पुराने 7 दिन का डेटा लेके किसी वेदर कास्टिंग वेबसाइट से उसे आप, या पुराना 1 महीने का या पुराना 2 महीने का डेटा आप लेके उसे आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब नाउ दिस डेटा जिसे आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो ना तो किसी डेटाबेस में है, ना किसी एक्सेल और सीएसवी फाइल में है, ना कोई एपीआई कॉल करके आपको, वो एक वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वो वेबसाइट पे आपको वो डेटा आपको वहां दिखाई देगा। तो अब बात आती है कि वहां से उस वेबसाइट से डेटा को कैसे लेके आए। इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसे हम बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग। किसी भी वेबसाइट से डेटा को स्क्रैप करना। जैसे कोविड का डेटा, अभी नहीं, कोविड के टाइम पे कोविड की एक ऑफिशियल वेबसाइट थी जहां कोविड के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आपको दिखाई देते थे, हर स्टेट वाइज, हर कंट्री वाइज, और हर तरीके का आपको स्पेसिफिकेशन वहां पे दिखाई देता था कि कौन सा, कितनी डेथ हो गई, कितने लोग सही हो चुके हैं। इस तरीके से डेटा अवेलेबल था। वो डेटा स्क्रैप करना, उसे या तो लोड करके सीएसवी फाइल में सेव करना या डेटाबेस में सेव करना, इसे आप वेब स्क्रैपिंग कहते हैं। और बहुत सारी रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं जो वेब स्क्रैपिंग यूज करती हैं। जैसे आपने एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन सुनी होगी, एड वगैरह भी देखा होगा कई बार। आप ऐड देखते हैं जो आपको दिखाता है कि एक ऐसी वेबसाइट है जो कई और वेबसाइट से रियल टाइम आपको कंपैरिजन करके दिखाती है आपके किसी एक इंश्योरेंस के लिए। वो इंश्योरेंस हो सकता है आपके टू व्हीलर का या फोर व्हीलर का, जो आपको दिखाती है कि आप अगर अपने टू व्हीलर का इंश्योरेंस करने जा रहे हैं तो किस वेबसाइट पे वही इंश्योरेंस आपको कितने पैसे में पड़ेगा। तो आप वहां से डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा, इस पे सबसे कम में पड़ रहा है, मैं इस वेबसाइट से जा। अब आप सोचिए कि वो रियल टाइम डेटा वहां से उठा रहा है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि आज जो एक्स वेबसाइट 1000 रुपए में एक, सपोज करते हैं कोई भी एक टू व्हीलर का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो कल को 1000 रुपए में ही प्रोवाइड करेगा। हो सकता है वो कल को पैसे में चेंजेस कर दे। तो आप रियल टाइम डेटा स्क्रैप कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट पे दिखा रहे हैं। वहां कोई मैनुअली थोड़ी जाके वेबसाइट ओपन करेगा कि अच्छा आज एलआईसी पे कितने का है, अच्छा इस टाटा वाली पे कितने का है, ऐसे मैनुअली नहीं। दिस इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग, जब वेबसाइट से कोई भी डेटा को स्क्रैप किया जाता है। तो सबसे पहला फेज तो यही आता है कि ये जो एक्सेल हो गई, सीएसवी फाइल हो गई, डेटाबेस हो गया, एपीआई कॉल करके, या फिर कोई वेब स्क्रैपिंग से हम डेटा लाएंगे कैसे, क्योंकि जब तक हमारे पास एनवायरनमेंट में डेटा नहीं होगा हम आगे का कोई भी काम नहीं कर सकते।
तो हमारे पास में आता है वेब स्क्रैपिंग, जिसमें पाइथन का ये मॉड्यूल का नाम है, यानी कि लाइब्रेरी का, जिसे हम बोलते हैं ब्यूटीफुल सोप। एक स्क्रैपी यूज होती है, एक ब्यूटीफुल सोप यूज होती है। ब्यूटीफुल सोप वेब स्क्रैपी से काफी पॉपुलर है और इजी टू इम्प्लीमेंट भी है। नाउ, अब डेटा तो आ गया, पर डेटा पे काम करने के लिए मुझे पहले से कुछ चीजें आनी चाहिए। जैसे कि जो डेटा आया है, जो एक कॉलम में मुझे डेटा रिप्रेजेंटेड हो रहा है, मान लो कोई एक कॉलम है जिसमें किसी पर्सन की एज कॉलम है, या आईडी कॉलम है, या सिटी कॉलम है, मैं अब उस डेटा पे काम कैसे करूं? तो यहाँ हमारे पास सबसे पहली चीज, इस इवन डेटा को लोड करने से पहले, मैथ और स्टैटिस पढ़ने से पहले, सबसे पहली चीज आती है कि हम डेटा पे कैसे काम करेंगे। अब बात आती है कि डेटा होता कितने तरीके का है। तो एक 1D डेटा होता है, जिसे आप बोलते हैं वन डायमेंशनल डेटा। अब आप कहेंगे साहब, वन डायमेंशनल डेटा कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन हो, यानी कि या तो सिर्फ रो हो या सिर्फ कॉलम हो। ऐसा जो डेटा होता है उसे हम बोलते हैं 1D डेटा। यानी कि जब आप सिर्फ एक कॉलम पे काम कर रहे हैं या सिर्फ एक रो पे काम कर रहे हैं, तो आप उस पर किस तरीके से ऑपरेशन, जैसे कि लिस्ट पे ऑपरेशन आपने पढ़े थे, जब आपने पाइथन पढ़ा तो आपने सीखा कि लिस्ट पे आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में लिस्ट यूज नहीं होता, उसकी जगह यूज होते हैं नमपाई एरे। नमपाई पाइथन का एक मॉड्यूल मॉड्यूल है, जो कि जाना जाता है न्यूमेरिकल पाइथन। न्यूमेरिकल पाइथन मतलब जब भी आपको न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं डेटा पे, तब आप नमपाई का यूज करते हैं। तो ये आपको न्यूमेरिकल फंक्शंस प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो आपको एज कॉलम में से जानना है कि इसमें एवरेज एज क्या है लोगों की, तो अगर आप मान लो 4 या 5 एज है, तो आप ये मैनुअली कर सकते हैं। पर अगर ये एज की जो क्वांटिटी है, जो रिकॉर्ड्स की क्वांटिटी है, वो मिलियंस में है या थाउजेंड्स में, तो ये हम मैनुअली नहीं कर सकते। अब यहाँ हमें चाहिए प्री डिफाइंड फंक्शंस। और वो प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी कि किसी भी डेटा पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के, हमको कौन प्रोवाइड करता है? नमपाई प्रोवाइड करता है। तो नमपाई जो पहला मॉड्यूल हम पढ़ेंगे, वो हमें दो चीजें प्रोवाइड करेगा। एक तो हम मल्टी डायमेंशनल डेटा पे कैसे काम करेंगे, यानी कि 1D डेटा पे, 2D डेटा पे, और एन डायमेंशनल, एनडी मींस एन डायमेंशनल डेटा पे हम किस तरीके से काम करेंगे। तो ये 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, किस तरीके से डेटा अरेंज होता है, क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ताकि जब आप एक सिंगल कॉलम पे या फिर मल्टीपल कॉलम्स पे जब आप काम करें, तो आप ऑपरेशंस आसानी से परफॉर्म कर पाए। दूसरा, ये हमको प्रोवाइड करता है फंक्शंस, जिसके थ्रू हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं अपने डेटा पे। मान लो मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मीन निकालना है, मोड निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है। बहुत सारी चीजें होती है मैथमेटिक्स की जो हम परफॉर्म करते हैं। वो प्री डिफाइंड फंक्शंस हमें नमपाई प्रोवाइड करता है। और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन भी हमको नमपाई प्रोवाइड करता है। वैसे हमारे पास स्टैटिस्टिक के लिए एक साइपाई करके मॉड्यूल है, जो हमको एडवांस फंक्शंस प्रोवाइड करता है। पर बहुत सारे बेसिक स्टैटिस्टिक के फंक्शन हमें नमपाई में भी देखने को मिल जाते हैं। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं, किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखेंगे। तो यहाँ से हमको सीखने को मिलेगा कि भाई जब डेटा हम लेके आएंगे, तो उस 1D डेटा पे, 2D डेटा पे हम ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, यानी कि उस डेटा को कैसे हैंडल करेंगे अपने एनवायरनमेंट। ये हमें नमपाई अरे सिखाएगा। और मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे तो कैसे परफॉर्म करें। सो द फर्स्ट थिंग विच वी विल कवर इज नमपाई एरे, यानी कि नमपाई मॉड्यूल। और फिर हम उस पर डेटा पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये हम सीखेंगे। दूसरा आता है हमारे पास में डेटा एनालाइज यूजिंग पांडास। अब मैंने आपसे कहा कि सबसे पहली चीज तो हमारे पास में आती है कि डेटा लोड करना। अगर आपने पाइथन पढ़ा है, तो एक्सेल फाइल और सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए आपने अलग से मॉड्यूल भी पढ़ा होगा। जैसे सीएसवी के लिए एक सीएसवी नाम से मॉड्यूल है, एक्सेल के लिए एक ओपन पाई एक्सेल करके हमारे पास में मॉड्यूल है। पर वहीं अगर आपने देखा होगा, हम हमेशा पढ़ते हैं पांडास। मैंने हमेशा आपको बताया है कि पांडास एक मॉड्यूल है जिसके थ्रू हम सीएसवी और एक्सेल फाइल की रीडिंग राइटिंग कर सकते हैं। पर वहां मैं क्लियरली जस्टिफाई करता हूं कि पांडास इज नॉट जस्ट फॉर रीडिंग और राइटिंग सीएसवी और एक्सेल फाइल। पांडास को तब यूज किया जाता है जब आपको डेटा को मैनिपुलेट करना है।
तो हमारे पास में पांडास से हम एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल, इवन मोर देन 15 टाइप्स के डेटा को पांडास सपोर्ट करता है। कैसे रीड करते हैं, कौन कौन से डेटा को सपोर्ट करता है, वो हम देखेंगे बाद में प्रैक्टिकल। पर पांडास जाना जाता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए। डेटा मैनिपुलेशन मतलब, जैसे मेरे पास जो डेटा है, कई बार ऐसा होता है कि हमें, हमारे पास 4 कॉलम है। एक कॉलम है नेम, जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों लिखे हुए हैं। और मुझे क्या करना है कि वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला जो सिंगल कॉलम है उसे स्प्लिट करके एक नया कॉलम बनाना है। या मान लो मेरे पास एक डेट कॉलम है जिसमें ईयर है, मंथ है और डेट है, तीनों चीजें एक ही कॉलम में है। पर मुझे डेट के बेसिस पे कुछ एनालाइज करना है, या ईयर के बेसिस पे करना है, या मंथ के बेसिस पे करना है। होता है ना, मंथली सेल निकालो या ईयरली सेल निकालो या डेली की सेल निकालो। तो ऐसे केसेस में हमें 3 नए कॉलम बनाने पड़ते हैं एक कॉलम में से। जैसे एक कॉलम ईयर बनाया, एक मंथ बनाया और एक डेट। यानी कि जो डेट वाला कॉलम था उसमें से डेट निकाल के एक डेट कॉलम बना दिया, ईयर निकाल के ईयर कॉलम बना दिया और मंथ निकाल के मंथ। अब मैं ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे कोई भी एनालिसिस आसानी से कर सकता हूं। और भी जब मशीन लर्निंग में आप जाते हैं तो डेट कॉलम्स नहीं यूज होते, तब उसमें से हम इसी तरीके से 3 कॉलम बनाते हैं, फिर उनको हम तब यूज करते हैं फर्दर। तो ये जो नए कॉलम्स आप बना रहे हैं, ये जो नए कॉलम आप अपने डेटा सेट में ऐड कर रहे हैं, दैट इज मैनिपुलेटिंग द डेटा। या मान लो अब हो गया कि मैंने उस डेट कॉलम में से 3 नए कॉलम बना लिए, तो वो जो डेट कॉलम था मेरे पास में एग्जिस्टिंग, जो पुराना वाला जिसमें एक्चुअल में ईयर मंथ और डेट थी, अब वो हटाना भी पड़ेगा क्योंकि आप उसमें से डेटा निकाल चुके हैं। तो वो जो कॉलम हटाना है, यानी कि कॉलम को डिलीट करना, नया कॉलम ऐड करना, किसी कॉलम के नाम को रीनेम करना, 2 डेटा फ्रेम्स को आपस में ज्वाइन करना, फिल्टर करना, सॉर्ट करना, ग्रुप करना, ये सारी चीजें, मिसिंग डेटा है कैसे ढूंढें, कहाँ कहाँ कितना मिसिंग डेटा है, किस कॉलम में मिसिंग डेटा है। अब मिसिंग डेटा मिल गया तो अगर मुझे मान लो उन रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो डिलीट करने का वो फंक्शन कौन सा है, या उन रिकॉर्ड्स को मुझे किसी वैल्यू से फिल करना है या रिप्लेस करना है तो वो फंक्शन कौन सा है। यानी कि ये जितने भी डेटा मैनिपुलेशन के टास्क आप डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं ताकि आप डेटा को प्रिपेयर कर पाए एनालाइज करने के लिए, मॉडल बिल्डिंग के लिए, वो सब आप किसके थ्रू परफॉर्म करते हैं, पांडास के थ्रू। ये 2 मॉड्यूल आपके बेस हैं। चाहे आप डेटा एनालिसिस पढ़ें, चाहे आप डेटा साइंस पढ़ें, चाहे मशीन लर्निंग पढ़ें, चाहे एआई पढ़ें, चाहे कुछ भी पढ़ें, ये 2 मॉड्यूल आपके, आप कह सकते हैं द पिलर ऑफ ऑल दीज टेक्नोलॉजीज, नमपाई एंड पांडास। नमपाई के थ्रू हम डेटा पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, डेटा के स्ट्रक्चर को समझते हैं। पांडास के थ्रू हम डेटा को, अगर सीएसवी और एक्सेल टेबल वगैरह में है तो रीड करते हैं। यानी कि इट नॉट जस्ट फॉर द रीडिंग ऑफ डेटा, दिस इज फॉर मैनिपुलेटिंग द डेटा। डेटा को मैनिपुलेट कर पाते हैं। अब मैं डेटा जो लाया था अपने एनवायरनमेंट में, मैंने उसको मैनिपुलेट कर लिया। मैंने जो मिसिंग प्रॉब्लम थी, वो सब जो थी, वो सब कुछ सॉल्व कर लिया। जो रीनेम वगैरह करना था, जॉइनिंग वगैरह करनी थी, वो सब कुछ कर लिया। नाउ द डेटा इज रेडी, एंड नाउ द डेटा इज रेडी टू एक्सप्लोर। अब मान लो मेरे पास एक डेटा है जिसमें मेरे पास में 10,000 रिकॉर्ड है। बाय जस्ट लुकिंग ऑन द डेटा आई कैन नॉट एक्चुअली एक्सप्लोर दिस। मान लो मैं एक सिंपल भाषा में बात करूं तो मेरे पास मान लो एक एज कॉलम है जिसमें 10,000 वैल्यूज हैं। क्या मैं सिर्फ उस कॉलम पे देख के ये आइडिया लगा सकता हूँ कि इसमें किस एज ग्रुप के ज्यादा लोग हैं, किस एज ग्रुप के लोग कम हैं? इन द फॉर्म ऑफ, मतलब जैसे कि इस डेटा में सबसे ज्यादा लोग 30 एज वाले हैं, सबसे कम लोग 20 एज वाले हैं, काइंड ऑफ दिस एनालिसिस। ये आप सिर्फ डेटा पे देख के आइडिया नहीं लगा सकते। यानी कि जब आप डेटा को एक्सप्लोर करते हैं और किस लोग एज के ज्यादा हैं, किस एज के लोग कम हैं, ये डेटा को एक्सप्लोर करना आपको हेल्प करता है आगे के डिसीजन लेने में, जो कि हेल्पफुल होता है आपके लिए मशीन लर्निंग में। और फाइनल, आप क्या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं या किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व सॉल्व करना चाहते हैं उसमें। तो बाय जस्ट लुकिंग द डेटा आप ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते, इसलिए डेटा को विजुलाइज करना होता है। तो जब भी आपको डेटा को एक्सप्लोर करना है तब आप डेटा को हमेशा विजुलाइज करते हैं। और डेटा को विजुलाइज करने के लिए यानी कि आप ग्राफ्स बनाते हैं।
और उन ग्राफ्स को बनाने के लिए पाइथन हमको दो मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। एक का नाम है मैटप्लॉटलिब और एक का नाम है सिबॉन। सिबॉन मैटप्लॉटलिब का एडवांस मॉड्यूल है। अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन से ग्राफ बनते हैं, किस ग्राफ का क्या यूज होता है, कैसे ग्राफ बनाया जाता है, ग्राफ को कब बनाया जाता है, कैसे उसको स्टडी करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डेटा आया हमारे पास, डेटा को हमने मैनिपुलेट किया, डेटा को हमने ग्राफ्स के थ्रू विजुलाइज किया और एक्सप्लोर किया। यानी कि ये तब भी हेल्पफुल रहता है जब आप रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करते हैं ग्राफ्स वगैरह के थ्रू। अब डेटा को हमने, हर्ष कुछ पूछना है आपको? जी सर, एक बेसिक क्वेश्चन था, मतलब बताओ। हम जैसे डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, अगर मैं कहूँ कि जब पिक्चर में आया तो इसकी नीड क्या थी, मतलब व्हाई देयर इज अ नीड टू इंजीनियरिंग द डेटा, तो डेटा साइंस। शुरुआत में अगर आप देखोगे तो डेटा बहुत कम हुआ करता था। इतना डेटा हमारे पास यूज नहीं था, क्लाउड वगैरह ये सब चीजें नहीं थी। अगर आप 15-20 साल पहले जाएं तो डेटा हम्म। कम हुआ करता था और लोग बाग आसानी से उसको एक्सेल वगैरह के थ्रू प्रोसेस कर पाते थे और स्टैटिस्टिक वगैरह के फॉर्मूला, मैथमेटिक्स वगैरह के फॉर्मूला लगा के आराम से छोटे मोटे डिसीजन ले पाते थे। फिर आपने सुना होगा 2000, आई थिंक 14 और 15 के आसपास, ये आपने सुना होगा बिग डेटा कॉन्सेप्ट आपके पास में आया था, हडूप वगैरह। हाँ। हम्म। उस टाइम पे 2014-12 तब बहुत ज्यादा ये बूम पे हुआ था। तो बेसिकली क्या हुआ था उस टाइम पे, डेटा का जो एक्सप्लोरेशन था वो बढ़ गया था, एक एक तरीके से डेटा बहुत ज्यादा जनरेट होने लगा था। डेटा माइनिंग वगैरह भी था उस समय, आया था वो काफी। तो डेटा बहुत ज्यादा जब बढ़ने लगा तो फिर ये जो आप बेसिक टर्म यूज करते थे, जहां बेसिक स्टैंडर्ड यूज करते थे एक्सेल वगैरह के थ्रू और इस सब के थ्रू, फिर वो मुश्किल हो गया स्टैटिस्टिशियन और मैथमेटिशियन के लिए उस डेटा को प्रोसेस करना, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा हो गया। हम्म। इसलिए यहां पर ऐड की गई प्रोग्रामिंग, यानी कि कंप्यूटर को ऐड किया गया, प्रोग्रामिंग को ऐड किया गया, ताकि आप वो काम को ऑटोमेट कर सकें और आप एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को आप प्रोसेस कर सकें। हालांकि डेटा साइंस जो वर्ड है वो बहुत पुराना वर्ड है, बहुत पहले किसी एक सेमिनार में किसी एक साइंटिस्ट ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। पर ये बाद में जाके आप देखेंगे तो ये 2016-17 के आसपास ये, तब फिर एकदम से आप डेटा साइंस को देखेंगे तो ये बढ़ा, क्योंकि तब डेटा बढ़ा और डेटा बढ़ा तो प्रोग्रामिंग ऐड की गई और प्रोग्रामिंग ऐड की गई तो ये डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर और ये सब प्रोफाइल्स आपकी बनी। इस तरीके से नीड पड़ी आपको डेटा साइंस वगैरह की, क्योंकि जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए आप बिना प्रोग्रामिंग के नहीं कर सकते। ठीक है। फिर ये बहुत सारे टूल्स आने लगे, विजुअलाइजेशन के टूल आने लगे। ठीक है। आप देखेंगे पाइसपार्क आया, फिर धीरे धीरे डेटा ब्रिक्स आया और बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती जा रही है हर रोज। पहले सिर्फ पावर बीआई था, अभी टेब्लू है, क्लिक सेंस है, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे धीरे धीरे टूल्स आते जा रहे हैं। अब हर साल एक नया टूल आ जाता है। तो अब जैसे जैसे डेटा बढ़ता जा रहा है, पहले बेसिक मशीन लर्निंग के मॉडल्स थे, फिर डीप लर्निंग के मॉडल्स आए जो कि और ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करने में कैपेबल है। से धीरे धीरे चीजें एनहेंस होती जा रही क्योंकि डेटा बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि सर एआई की इंट्रोडक्शन के साथ, अब चूंकि अभी करंट एआई का फेज ही चल रहा है, हम्म। तो ये मैनुअल जो जो कि हम लोग डेटा इंजीनियरिंग में करेंगे अभी, डेटा साइंस के थ्रू, तो ये सब क्या एआई के थ्रू भी किया जा सकेगा ऑटोमेटिकली, मतलब थोड़ा सा। एआई इज द टॉप मोस्ट थिंग। अगर आपको एआई पढ़ना है तो इसके लिए आपको डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ये सब पढ़ना पड़ता है, तभी आप एआई कर पाते हैं। इस सब को छोड़ के आप एआई नहीं कर सकते, ये एआई की स्टेट्स है। अच्छा। जैसे डेटा साइंस की अगर हम बात करें तो डेटा साइंस की स्टेट में मशीन लर्निंग आ जाता है। ठीक है। डेटा एनालिसिस आ जाता है। डेटा इंजीनियर वाली प्रोफाइल अलग है। डेटा इंजीनियर वाली प्रोफाइल हमसे मैच नहीं करती। डेटा इंजीनियर वो होते हैं जो डेटा ईटीएल जॉब्स लिखते हैं। ठीक है। जो डेटा को, यानी कि हडूप वगैरह, बिग डेटा वगैरह जो करते हैं, जो डेटा को स्टोर कैसे किया जाएगा, डेटाबेस क्रिएशन, डेटाबेस हैंडलिंग, ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय डेटा इंजीनियर, वो हमारी प्रोफाइल में नहीं आता। ओके। हम डेटा एनालिसिस, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई इंजीनियर, ये हमारी प्रोफाइल में आते हैं। यहाँ आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। डेटा इंजीनियर में आपको प्रोग्रामिंग की नहीं, एसक्यूएल की,
इस सब की जरूरत पड़ती है बिग डेटा की। ठीक है। ठीक चलो है। बात करेंगे अभी इनके बारे में और अच्छे से कि डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिसिस क्या है, कौन क्या करता है, किसकी क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और डिटेल में बात करेंगे। तो अब बात आती है आगे की फीचर इंजीनियरिंग, जिसे आप डेटा रैंगलिंग भी कह देते हैं। तो जब आपके पास डेटा होता है तो डेटा में इट्स नॉट जस्ट कि आप जैसा डेटा चाह रहे हैं हमेशा आपको वैसा ही डेटा मिले। आपने सुना होगा कि डेटा जब आपको मिलता है तो एक रॉ डेटा होता है। बात आती है कि रॉ डेटा का क्या मतलब है। समटाइम द डेटा इज नॉट एग्जैक्टली what you want to analyze. There are some missing values in that data. Now the point it कि हम उस मिसिंग डेटा को हैंडल कैसे करेंगे। मान लो मेरे पास 10,000 रिकॉर्ड है, उनमें से 2 या 3 हजार रिकॉर्ड में वैल्यूज मिसिंग है। अगर मैं वो 2 या 3 हजार रिकॉर्ड्स को हटा देता हूँ डेटा में से, तो ये सही नहीं है, क्योंकि कई बार हम उस डेटा को जब हटाते हैं तो उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हटा देते हैं। इसलिए हमेशा ये सही नहीं होता कि हमारे पास जब भी मिसिंग डेटा है हम उसको हटा दें। तो कैसे हैंडल करें, ये हमें सीखना होता है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के कॉलम पे काम कर रहे हैं, वो कॉलम किस तरीके का डेटा स्टोर करता है। बहुत सारे फैक्टर्स पे आप ये डिसीजन ले पाते हैं कि वो जो मिसिंग डेटा है एक्स कॉलम में, उसे ड्रॉप किया जाएगा या रिप्लेस किया जाएगा किसी वैल्यू के साथ। और रिप्लेस किया जाए तो किस वैल्यू से किया जाएगा। ऐसे थोड़ी 0 या 1 या किसी भी वैल्यू से कर दें, पर किससे किया जाएगा, ये कैसे डिसीजन होगा। ये सब डेटा पर डिपेंड करता है। हर डेटा का अलग अलग डिसीजन होता है, पर वो डिसीजन कैसे लेते हैं वो हम सीखेंगे। एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं फीचर स्केलिंग। कई बार आपने सुना होगा कि ये डेटा स्टैंडर्डाइज है, या ये नॉर्मलाइज डेटा है, या ये नॉर्मलाइज वैल्यूज हैं, या ये स्टैंडर्डाइज वैल्यूज हैं। इसका क्या मतलब है। जब आप कोई भी एक मॉडल बना रहे हैं, मान लो आप कुछ प्रोडिक्ट करना चाह रहे हैं, यहां आप यूज कर रहे हैं 3 कॉलम, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। ये जो आप वैल्यू प्रोडिक्ट कर रहे हैं ए या बी या सी कोई भी, इन एक्स वाई जेड कॉलम का यूज करके, हर कॉलम की, ईच कॉलम की इक्वल इंपोर्टेंस होती है इसको प्रोडिक्ट करने में। ऐसा नहीं कि एक्स कॉलम इस वाई और जेड कॉलम को डोमिनेट कर रहा है किसी तरीके से। नहीं, हर किसी की इक्वल इंपोर्टेंस होनी चाहिए। अगर कोई भी कॉलम किसी को डोमिनेट करेगा, देन द रिजल्ट्स विल नॉट बी द करेक्ट रिजल्ट। अब आप कहेंगे साहब डोमिनेट का क्या मतलब, मैं बहुत छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। मान लो एक्स कॉलम में आपके पास एज है जैसे कि 28 है या 38 है, ऐसे 2 डिजिट की वैल्यूज है। वाई कॉलम में आपके पास सैलरी है मान लेते हैं, जो कि 4 डिजिट की वैल्यू है, जैसे कि 2875, इस तरीके की बड़ी बड़ी वैल्यूज है। जेड में मान लेते हैं 6 डिजिट की वैल्यूज है और बड़ी वैल्यूज है। अब आप देखेंगे कि जेड कॉलम और वाई कॉलम एक्स कॉलम को क्लियरली डोमिनेट करेगा रिजल्ट में, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 डिजिट की वैल्यूज है। मतलब एक्स वाई एंड जेड, इन तीनों वैल्यूज की फीचर्स बोलते हैं कॉलम्स को डेटा साइंस की भाषा में। These features are not in same scale. You can clearly see they are in different scale. Now, the term standardization and normalization is the meaning when the features are not in the same scale, we scale them in the same, ताकि वो एक जैसे स्केल में हो सके और हर फीचर अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन दे सके। कोई भी फीचर किसी दूसरे फीचर को डोमिनेट ना करे। अब आप कहेंगे डोमिनेट करने से क्या होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा कि रिजल्ट्स पे इसका फर्क पड़ता है, और ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हम देखेंगे। तो अगर आप बिना फीचर्स को स्केल किए मॉडल बनाएंगे तो आप देखेंगे उसकी एक्यूरेसी कम होगी। जब आप फीचर्स को स्केल करके सेम मॉडल को फिर से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई है। और एक डेटा साइंटिस्ट की और एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का एक ही फाइनल गोल होता है, एनी हाउ एनी कॉस्ट, वो अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। जितना ज्यादा आप मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे, उतने ही एक्यूरेट रिजल्ट आप प्रोडिक्ट कर पाएंगे। एक्यूरेट रिजल्ट का क्या मतलब, मैं आज कहूं कि देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, बट हाउ मच पॉसिबिलिटी, मैं कह रहा हूं साहब सिर्फ 2% पॉसिबिलिटी है। अब एक आदमी कहता है कि देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, वो कहता है कि नहीं साहब 90% पॉसिबिलिटी। तो आप कौन सा वाला, डेफिनेटली आप 2%, 10%, 12% पे आप कैसे निर्णय कर सकते हैं।
तो आप जितना ज्यादा इसको इम्प्रूव करेंगे, जितना ज्यादा परसेंटेज को आप लेके जाएंगे, उतना ज्यादा बारिश होने के चांसेस ज्यादा होंगे। मतलब आपको रहेगा कि भाई ये आंसर की एक्यूरेसी सही है। तो यही हमारा फाइनल गोल होता है। कई बार डेटा में आउटलायर्स भी होते हैं। आउटलायर का क्या मतलब होता है, ये सब बस मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूं, अभी सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। एक एक टॉपिक को आगे जाके समझेंगे। पर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि किस तरीके की चीजें हम आगे करने वाले हैं। तो आउटलायर का मतलब होता है जैसे कि एक्सट्रीम वैल्यूज। मान लो एक एज कॉलम है आपके पास, वहां मिनिमम एज है 28 और मैक्सिमम एज है 80। पर दो और तीन वैल्यूज हैं जहां एज आपको देखने को मिलती है ग्रेटर देन 200। मतलब किसी एक पर्सन की एज है 208, किसी एक पर्सन की एज है 250। ऐसे आपको दो तीन एज देखने को मिल जाती हैं। ये एक्सट्रीम वैल्यूज हो गई विद रेस्पेक्ट ऑफ अदर वैल्यूज। ऐसी वैल्यूज को हम लोग आउटलायर्स बोलते हैं। ऐसी वैल्यूज को हमको हटाना होता है। पर क्यों हटाना होता है? क्योंकि इन एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से आपके मैथमेटिकल रिजल्ट्स पे फर्क पड़ता है। आप सोच के देखो कि वो जो 208 एंड 250 जो वैल्यूज है, उसकी वजह से आपका मीन बदलेगा नहीं बदलेगा, मीडियन बदलेगा नहीं बदलेगा। तो जब आपका मीन बदलेगा तो आपकी हर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बदल जाएगी, और हर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपकी गलत होगी। तो और आसान भाषा में आउटलायर उसे कहा जाता है, ऐसा कोई भी डेटा पॉइंट जो बाकी के डेटा पॉइंट से बिल्कुल अलग बिहेव करे। अलग बिहेव कर सकता है वो किसी भी टर्म में। अब ये तो रहा मैथमेटिकल में कि भाई वो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, वो मिनिमम भी हो सकती है। जैसे मान लो मिनिमम एज थी हमारे पास में 28, पर एक एज हमारे पास में है 0.4 या 0.1, या माइनस में चली गई कोई एज। ऐसी वैल्यूज तो वो मिनिमम भी हो सकती है, वो मैक्सिमम भी हो सकती है। या मैं तुम्हें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा यूज केस बताता हूँ, और वहां हमारे लिए आउटलायर यूजफुल होते हैं। तो मैंने आपको आउटलायर क्या बताया, नॉट एग्जैक्टली द एक्सट्रीम वैल्यूज, बट द वैल्यूज विच आर बिहेविंग डिफरेंटली फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वैल्यूज। अब जैसे कार्ड की ट्रांजैक्शन हो गई, क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की। आप एचडीएफसी में, तो मुझे पता है, बाकी बैंकों का तो होता तो ज्यादातर है, पर मैंने मेरे पास में दो तीन कार्ड हैं, उनमें से मेरे पास कभी कॉल ऐसे नहीं आती। पर एचडीएफसी की एट द पॉइंट विद इन सेकंड कॉल आती है। मान लो मैं यूजली ट्रांजैक्शन करता हूँ 10,000, 20,000, 30,000 की। पर किसी दिन मुझे जरूरत पड़ती है, और मैं एक ट्रांजैक्शन करता हूँ जहां मैं 80,000 की करता हूँ, या कोई भी एक बड़ा अमाउंट की ट्रांजैक्शन करता हूँ। आप देखेंगे विद इन सेकंड आपको एचडीएफसी की तरफ से कॉल आएगी, और वो आपसे कंफर्म करेगा कि सर ये जो ट्रांजैक्शन हुई है क्या वो आपने ही की है। तो आप कहेंगे कि हाँ साहब मैंने की है, देन दे विल बी ओके। अब यहां पर उन्होंने क्या कर रखा है, दैट डज मीन दे हैव ए प्री डिफाइंड एल्गोरिदम विच इज वॉचिंग योर डेली ट्रांजेक्शन्स। मतलब उनके पास आइडिया है कि आप इस रेंज के बीच में अपनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं। बट ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जो उस रेंज से बाहर जाती है, मतलब ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जो आपकी हर बार की ट्रांजेक्शन से बिल्कुल अलग बिहेव करती है किसी भी तरीके से, तुरंत वो उसको कैच करते हैं। और इस तरीके से वो जो आउटलायर था हमारे लिए, जो एक्सट्रीम वैल्यूज थी, वो हमारे लिए वहां यूजफुल हो जाती है। तो हमेशा आउटलायर को हटाया ही नहीं जाता, कई बार हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। पर ये टोटली सिनेरियो पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के डेटा पे काम कर रहे हैं, किस तरीके की आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो आउटलायर्स क्या होते हैं, कैसे उनको डिटेक्ट करते हैं? अब ये भी तो एक पॉइंट होता होगा ना कि भाई आप किस वैल्यू से बड़ी वैल्यू का आउटलायर मानेंगे, किस वैल्यू से छोटी वैल्यू का आप आउटलायर मानेंगे। मतलब 80 में मैक्सिमम एज 80 है, तो ऐसा थोड़ी कि 80 बाउंड्री हो गई। अब कोई एज 85 होगी, आप उसे भी आउटलायर मान लेंगे। पर कोई एक बाउंड्री तो होती होगी ना, कि 80 के बाद 100 से ऊपर की वैल्यू, या 120 से ऊपर की वैल्यू, या 100 से वैल्यू। इस तरीके से कोई जो एक बाउंड्री है, वो बाउंड्री कैसे सेट होती है? तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नो द नेक्स्ट फेस इज एनकोडिंग। ये सब डेटा रेंगलिंग में आता है, जहां आप मिसिंग वैल्यूज को, आउटलायर्स को, डेटा को स्केल करते हैं। और फिर फाइनली मशीन लर्निंग में मूव करने से पहले हम डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। सो हर मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिदम होता है वो इनिशियली मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हर मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम, चाहे वो कोई सा भी मशीन लर्निंग का टाइप हो, चाहे किसी भी टाइप का कोई सा भी एल्गोरिदम हो, हर एल्गोरिदम
एक मैथमेटिकल ऑपरेशन इनिशियली परफॉर्म करता है। अब हम प्रोग्रामिंग तो पढ़ के आए ही हैं, और प्रोग्रामिंग में हम एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन हमेशा न्यूमेरिकल डेटा में ही होता है। क्या नाम के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है? नहीं। क्या सिटी के बीच में हो सकता है? नहीं। क्या जेंडर के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है? नहीं। अब जिस डेटा पे हम काम कर रहे हैं उस डेटा में तो जेंडर भी कॉलम है, जहां मेल और फीमेल रखा हुआ है, एक सिटी कॉलम भी है, एक डेजिग्नेशन कॉलम भी है। ऐसे कई सारे कॉलम हैं जिनमें स्ट्रिंग डेटा रखा हुआ है। उस स्ट्रिंग डेटा को डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की भाषा में हम लोग कैटेगरिकल डेटा कहते हैं। वो धीरे धीरे टर्म्स आप सीख जाएंगे जब हम यूज करेंगे पर डे लाइफ में। तो ये जो स्ट्रिंग डेटा है, जहां आपके पास में डेटा सेट में है, अब कई बार होता है कि हम जेंडर के बेसिस पे कुछ प्रोडिक्शन कर रहे हैं, या डेजिग्नेशन के बेसिस पे कर रहे हैं, या सिटी के बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर आप एक ऐसे डेटा सेट पे काम कर रहे हैं जो हाउस प्राइस प्रोडिक्शन है, जहां आप हाउस का प्राइस प्रोडिक्ट कर रहे हैं उसके डेटा सेट के बेसिस पे कि भाई किस एरिया में आपका डेटा है, कौन सी सिटी में आपका डेटा है, सॉरी, हाउस है, और क्या उसका एरिया है, कितने रूम है, कैसी इसकी क्वालिटी है, सबके बेसिस पे आप बता रहे हैं कि भाई आपके घर की इतना प्राइस होगा। तो वो जो सिटी है, अब जहां लिखा हुआ है दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, अब आप इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? इसलिए ऐसे डायरेक्ट डेटा मशीन लर्निंग में यूज नहीं होता। तो मशीन लर्निंग में मूव होने से पहले हम उस डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं इनकोडिंग। अब इनकोडिंग के अलग अलग तरीके हैं, वो डिपेंड करता है कि कॉलम में किस तरीके का डेटा है। वो हम जब आगे पढ़ेंगे, जब टाइम आएगा तब सीखेंगे। तो अब हमारा डेटा फाइनली, उसमें से हम जो मिसिंग डेटा था उसे हैंडल कर चुके हैं, आउटलायर्स को हटा चुके हैं, फीचर्स को स्केल कर चुके हैं, और डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर चुके हैं। एंड नाउ वी आर रेडी टू बिल्ड द मॉडल। अब मशीन लर्निंग तीन तरीके की होती है, वो कौन कौन सी होती है, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं उसमें, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। मशीन लर्निंग जहां आप मॉडल कई सारे तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, प्रोडिक्शन प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये डेटा पे और प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। तब फिर आप मॉडल बनाते हैं, फिर मॉडल को आप इवेल्युएट करते हैं। कई बार मॉडल को ट्यून करना पड़ता है। ट्यून कैसे करते हैं, कैसे मॉडल को इवेल्युएट करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ये जो पार्ट हमने ऐड किया है एनएलपी, दिस इज द पार्ट ऑफ एआई। एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये सब डेटा साइंस में आता है। मशीन लर्निंग हो गया आपका, डेटा एक्सप्लोर करना हो गया आपका, यानी कि जिससे डेटा एक्सप्लोर करने को कहते हैं ईडीए, एक्सप्लोरेटी ऑफ डेटा एनालिसिस, जहां आप ग्राफ वगैरह बना के फंक्शंस का यूज करके अपने डेटा को एक्सप्लोर करते हैं ताकि आप बेटर डिसीजंस ले पाए। ठीक है, आगे के काम करने के लिए, इवन डेटा रैंगलिंग के टाइम पे भी आप डिसीजन लेने के लिए आपको डेटा को एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो डेटा एक्सप्लोर करना हो गया, डेटा को मैनिपुलेट करना हो गया। ठीक है, ये सब आपका डेटा साइंस में जाता है। एंड देन डीप लर्निंग आती है, देन एआई। एआई में अब कई सारी चीजें, क्योंकि एआई बहुत बड़ा है, तो आपको लेना होता है डिसीजन कि भाई आप एआई में किस एक्सपर्टीज में जाना चाहते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर विजन में जाना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर विजन आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटर विजन मतलब जैसे कि फेस रिकॉग्नाइजेशन, इस तरीके की आप एआई ऐप बनाते हैं। पर हर एआई ऐप जो आप बनाते हैं, वहां आपको सीखने को मिलता है कि आप फेस कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कौन सी लाइब्रेरी का यूज करके। ठीक है, पर बैकएंड में होते मशीन लर्निंग के मॉडल ही यूज हैं, या डीप लर्निंग के। अब जैसे एनएलपी भी, ये भी एआई का ही पार्ट है। अब आपने कहा कि भाई मैं तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जाना चाहता हूँ, इसमें अपना के आई कैरियर बनाना चाहता हूँ, या फिर जनरेटिव एआई में जाना चाहता हूँ, इधर अपना कैरियर बनाना। तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड हैं एआई में। डेटा साइंस डीप लर्निंग करने के बाद फिर आप डिसाइड करते हैं कि अब आपको किधर जाना है। एनएलपी जैसे आपको ये सिखाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे चैटबॉट एप्लीकेशन आपने देखी होंगी, आजकल हर वेबसाइट पे आपको चैटबॉट एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, जहां आप कोई भी टेक्स्ट एंटर करते हैं और उसके बेसिस पे वो आपसे कम्युनिकेट करता है। इवन चैट जीपीटी हो गया, सीरी, अलेक्सा, ये सब एनएलपी की एप्लीकेशंस हैं।
तो जैसे वहां फेस रिकॉग्नाइजेशन आता है, यहां पर आता है कि जो टेक्स्ट डेटा है, हाउ यू विल बी प्रोसेसिंग दिस डेटा। अब ऐसे थोड़ी कि आपने लिखा और डायरेक्टली वो डेटा प्रोसेस हो गया, डायरेक्टली मॉडल ने समझा और डायरेक्टली, पर बैकएंड में एक डेवलपर की तरह सोचिए। आपने जो लिखा वो डायरेक्ट तो नहीं हो सकता ना। वो डेटा में हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, उस मीनिंग को समझना, पूरे सेंटेंस के मीनिंग को समझना। और मैंने आपसे कहा कि बैकएंड में होगा तो मशीन लर्निंग का मॉडल ही यूज। पर मशीन लर्निंग का हर मॉडल तो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और मैथमेटिकल परफॉर्म करने के लिए हमको मैथमेटिकल डेटा चाहिए। पर आप जो टेक्स्ट इनपुट कर रहे हैं, क्या वो मैथमेटिकल डेटा इनपुट कर रहे हैं, यानी कि आप क्या 1 2 3 एंटर कर रहे हैं? नहीं। तो आपके डेटा को प्रिपेयर करना, उसको न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना, फिर मॉडल को फीड करना, देन मॉडल विल जनरेट द आउटपुट। फिर उसके बाद तब आपको रेस्पॉन्स देना कि भैया ये आपका रेस्पॉन्स रहेगा। दिस एंटायर प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ एनएलपी, जहां आपको सिखाया जाता है आप टेक्स्ट डेटा को किस तरीके से प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, मैंने जैसे आपको बताई जितनी भी हैं, सर्च वाली हो गई, या चैटबॉट एप्लीकेशन ही हो गई, या फिर आपका जैसे जीमेल है जो रिकॉग्नाइज करता है जो मेल आप सेंड कर रहे हैं वो स्पैम है या नहीं है, इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनएलपी। तो ये भी एआई, ये एआई का पार्ट है आपका एनएलपी। या आप कंप्यूटर विजन में जा सकते हैं, या फिर आप जनरेटिव एआई में जा सकते हैं, फिर आप एआई की तरफ मूव कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द पाथ विल स्टार्ट। जैसे पहले प्रोग्रामिंग हो गई, फिर मैथ और स्टैट्स का बेसिक हो गया, एंड देन दिस डेटा एनालिसिस, फिर डेटा को एक्सप्लोर करना हो गया, फिर उसके बाद डेटा को प्रिपेयर करना हो गया, जहाँ पे आउटलायर, मिसिंग डेटा, इस सबको हैंडल करना, यानी कि डेटा रेंगलिंग जिसे हम कह रहे हैं। फिर उसके बाद मशीन लर्निंग हो गया, फिर उसके बाद डीप लर्निंग, और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि भाई अब मुझे आगे एआई में जाना है तो कहाँ जाना है। सो दिस इज हाउ यू कैन चूज योर जर्नी। जनरेटिव एआई देखते हैं आजकल आप, बहुत डिमांड में है, पर ऐसा नहीं कि एनएलपी की या इसकी कोई डिमांड नहीं। आप देखते हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशन, चैटबॉट बेस्ड एप्लीकेशन, इवन गूगल भी आपका एनएलपी ही यूज करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो ये सब, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये जो लिखे हुए हैं। अब ऐसा नहीं कि हम यही 3 4 प्रोजेक्ट ही करने वाले हैं, हम तो 10 से 15 प्रोजेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जब हम डेटा को एक्सप्लोर करना सीखेंगे। डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए हम अलग अलग डेटा सेट्स लेंगे, वहां उनको एक्सप्लोर करना सीखेंगे, ग्राफ वगैरह बना के, फंक्शंस का यूज करके हर एक कॉलम के समझ पाएं, उसका डेटा किस तरीके का है वो समझ पाएं, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाएं। फिर उसके बाद में आप डेटा साइंस में जाते हैं, मशीन लर्निंग में जाते हैं, एंड देन द फाइनल मॉडल डिप्लॉयमेंट। मॉडल की पाइपलाइन कैसे बनती है, मॉडल को कैसे डिप्लॉय किया जाता है, मॉडल को सेव कैसे किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी जर्नी रहने वाली है, और ये सारी जर्नी आप देखेंगे सब प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरेटिकल का कोई काम नहीं है। टेक द डेटा एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, बस यही है इसमें। पहला सेशन ही बस थ्योरेटिकल रहता है, उसके बाद कोई थ्योरेटिकल सेशन नहीं है। हाँ, एक आता है जब आप स्टैटिस्टिक पढ़ रहे होते हैं, वो एक सेशन थ्योरेटिकल रहता है, बाकी का मैथमेटिक्स वाला भी प्रैक्टिकल रहता है, बस स्टैटिस्टिक वाला ही का। इवन स्टैटिस्टिक में एंटायर नहीं, जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ रहे होते हैं देन दैट्स प्रैक्टिकल पार्ट आल्सो। पर कुछ बेसिक चीजें जब आप समझ रहे हो रहे हैं, स्टैटिस्टिक क्या है, कितने तरीके की होती है, दैट इज द थ्योरेटिकल सेशन। बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रैक्टिकल। तो ड्यूरेशन अराउंड 3 महीने की रहेगी। कोर्स मैंने आपको समझाया क्या क्या प्रैक्टिकल किस तरीके से हम कवर करेंगे। बोलो अतुल, सर अब गुड आप मॉर्निंग। अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, आपने जैसे अभी बताया डेटा इंजीनियर की प्रोफाइल है सब, मैंने एक दो देखा डेटा एनालिस्ट और डेटा हमारे ये साइंटिस्ट। तो मेरे की जो एनालिस्ट वाली प्रोफाइल है उसमें क्या होता है, और जो सपोज क्लीनिंग वगैरह आपने बताया, तो ये डेटा एनालिस्ट का पार्ट है या फिर तो डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट? डेटा एनालिस्ट का काम मॉडल बिल्डिंग और प्रोडिक्शन नहीं होता है अतुल। ओके। डेटा एनालिस्ट डेटा मशीन लर्निंग नहीं जानता है, उसको मॉडल बिल्डिंग वगैरह नहीं आती है, इवन अगर उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती तब भी वो कर सकता है। डेटा एनालिस्ट एक कोई डेटा विजुअलाइजेशन टूल का यूज करके, आजकल के विजुअलाइजेशन टूल इज नॉट जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन, आप वहाँ डेटा क्लीनिंग वगैरह और डेटा को आप एक अच्छे से ग्राफ वगैरह बना के रिप्रेजेंट, तो रिपोर्ट्स तैयार करना, ठीक है, डेटा का यूज करके, डेटा को डेटा में से इंसाइट्स निकालना, ठीक है, ये सब काम, यानी कि डेटा को रेडी करना डिसीजन लेने के लिए पुराने डेटा के बेसिस पे, ये डेटा एनालिस्ट का काम होता है।
पर उस डेटा पे मॉडल को बिल्ड करना, अब आप आगे क्या कर सकते हो या ये क्यों हो रहा था, ये मॉडल बिल्डिंग का यूज करके डेटा साइंटिस्ट काम करता है। तो डेटा साइंटिस्ट की प्रोफाइल में डेटा एनालिसिस वाले काम भी आते हैं। सर इसमें प्रोफाइल में जो डेटा क्लीनिंग का पार्ट है वो डेटा साइंटिस्ट ही करता है, एनालिस्ट डेटा देता है इसको डेटा क्लीन साइंटिस्ट करके? करता है। ओके, तो ओवरऑल डेटा साइंटिस्ट ही करता है पर जब स्टार्टिंग आप से एक, लेके। आप जैसे मान लो डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट में चले जाते हैं, आपके नीचे दो तीन लोग काम कर रहे हैं, तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि अच्छा भाई ठीक है, तो इसको इस तरीके से करके लेके आ। देन यू डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क, बट इज इट डिफरेंट थिंग। बट आप सपोज करो आप अकेले पीओसी हो, देन दिस इज एंटायर गोइंग टू बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो डिपेंड करता डेटा है टीम एनालिस्ट कैसे है, टीम किस तरीके से डिजाइन की गई है, कितने लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, ये सर उस पर डिपेंड करता है। सर डेटा एनालिस्ट वाला प्रोफाइल जो आपने जो बताया, मैटलैब, प्लॉट और सीबॉन वगैरह, वो ये यूज करते हैं, कोई डिफरेंट टूल करते हैं डेटा एनालिस्ट? जैसे कि ये भी यूज करते हैं। डेटा साइंटिस्ट के लिए कोई विजुअलाइजेशन टूल का पढ़ना जरूरी नहीं है, पर आप ऐड ऑन करते हैं तो ये आपकी प्रोफाइल में जरूर प्लस पॉइंट पड़ता है। पर डेटा एनालिसिस हमेशा एक विजुअलाइजेशन टूल वगैरह का यूज करता है, जैसे कि पावर बीआई हो गया, या फिर ब्लू। टैबलू हो गया, या आजकल क्लिक सेंस वगैरह भी है, ये सब। ओके, ठीक है सर, थैंक सर ये जितने प्रैक्टिकल हैं ये हम कहाँ पे करेंगे इस डू जुपिटर वी नीड नोटबुक। ए जुपिटर वो मैं नोटबुक? आपको बताऊं, वैसे तो आप पाइथन पढ़ के आए तो आपको पता ही है, पर फिर भी हम आपको आइडिया देंगे। एनी मशीन स्पेसिफिक कोई कोई रिक्वायर्ड? मशीन स्पेसिफिक नहीं, जब तक आप डीप लर्निंग पे नहीं आमन तब तक आपको कोई भी मशीन में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती। आई थिंक 8 GB रैम आजकल मिनिमम सबके लैपटॉप में होती है, एंड दैट्स व्हाट वी नीड। बस जब आप डीप लर्निंग में जाते हैं तब आपको जीपीयू वगैरह की जरूरत पड़ती है, उससे पहले आपको नहीं जरूरत पड़ती। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई भी कंसर्न, कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके का? ओके, चलो। तो कोई ऐसा जिसे पाइथन प्रोग्रामिंग माई बिलीव सबको आती ही है, और यही मैंने एजेंडा सेट किया था। हालांकि हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करेंगे ये मैं इसमें कवर करूंगा, क्योंकि हम जब सीखेंगे डेटा लोड करना अलग अलग इन्वायरमेंट से, तो वहाँ हम ये भी सीखेंगे कि हम डेटाबेस से डेटा कैसे लोड करते हैं। तो ये वाला पार्ट हम वहाँ देखेंगे। और एपीआई कैसे कॉल करते हैं रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज करके, कोई भी डेटा वगैरह, तो वो भी हम देखेंगे। पर हाँ, बेसिक जैसे लूप वगैरह हो गया, फंक्शन वगैरह हो गया, फाइल हैंडलिंग वगैरह हो गया, ये कुछ पार्ट आपको आने चाहिए। कई बार क्या होता है कि जेसॉन डेटा, जेसॉन फाइल में भी कई बार आपको डेटा मिल जाता है, इवन नहीं भी मिले तो जेसॉन फाइल तो बड़ी बेसिक है, आप एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल की तरह यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। चाहे वो पाइथन का इवन बेसिक प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ईटीएल जॉब हो, या फिर आपका कोई डेटा साइंस का प्रोजेक्ट हो, तो जेसॉन फाइल में भी कई बार आपको डेटा मिल जाता है, सीएसवी फाइल में भी कई बार। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा एक्सेल और सीएसवी में भी मिले। अब जैसे मैं करंट में डील कर रहा हूँ, आप देखते होंगे टेब्लू फाइल्स, तो टेब्लू अभी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, एक विजुअलाइजेशन टूल है। टेब्लू की जो फाइल सेव होती है बैकएंड में, जिसे आप वर्कबुक बोलते हैं, वो .twbx फाइल होती है। तो ऐसा डेटा भी आपको देखने को मिल सकता है। सो दैट टाइम यू हैव टू लिटिल बिट एक्सप्लोर कि भाई ठीक है, TWBX फाइल को कैसे, मुझे भी नहीं आता था पहले। तो जब मुझे मिली फाइल, जब मुझे पता चला कि डेटा इसमें से मिलेगा मुझे, देन आई जस्ट सिंपली एक्सप्लोर एंड आई फाउंड इट API, दैट दिस इज द बेस्ट वे टू। टेब्लू की अपनी खुद की एक API है जिसके थ्रू आप टेब्लू फाइल्स को रीड कर सकते हैं। तो कई बार डेटा आपको इस तरीके की फाइल्स में भी मिल जाता है। पार्किट फाइल्स के बारे में आपने शायद देखा हो, ठीक है। पार्किट फाइल्स भी, पार्किट को तो हम पांडास से ही रीड कर सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग बेसिकली, मेरा कहने का मतलब है, हमको आना चाहिए। थोड़ा डेट टाइम भी आना चाहिए, क्योंकि आगे टाइम सीरीज वगैरह पे भी हम लोग काम करते हैं, और डेट एंड टाइम तो हमारे लिए
मैंने जैसे आपसे कहा कि एक डेट कॉलम है, मान लो उसमें से मुझे डेट एक्सट्रैक्ट करनी है या मंथ या ईयर एक्सट्रैक्ट करना है। कई बार होता है कि डेट इज नॉट प्रॉपरली फॉर्मेटेड। ठीक है। तो मतलब है तो वो डेट कॉलम, पर उस कॉलम का टाइप डेट नहीं है, मतलब वो फॉर्मेटेड नहीं है, वो किसी और टाइप में है। तो टाइप तो हमारे लिए प्रोग्रामिंग में मायने रखता है। तो हम उसे कैसे कई बार ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ जाते हैं हमें डेट वाले, तो डेट वगैरह भी हमको आना चाहिए। तो ये बेसिक कुछ पाइथन के टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, जैसे लिस्ट वगैरह हो गया, ये बेसिक में ही आ जाता है। हालांकि हम लिस्ट यूज नहीं करते, पर लिस्ट आपको फाउंडेशन क्रिएट करता है। अगर आपको लिस्ट आता है, टुपल आता है, ये बेसिक आपको डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो आपको नंपाई एरे को समझने में काफी हेल्प मिलती है। तो अगर आपको नहीं भी आता है या आपको टाइम हो गया, तो बस एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेना। ठीक है। वो काफी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। तो हम जुपिटर नोटबुक यूज करेंगे। जुपिटर नोटबुक, आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है, ये एक वेब बेस्ड एडिटर है। मशीन लर्निंग के आगे जाके स्पाइडर वगैरह यूज किया जाता है, वो हम एक बार यूज करके देखेंगे। और जब हम फाइनल कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम फ्रंट एंड बैक एंड और डिप्लॉयमेंट वगैरह और गिट वगैरह से कनेक्ट करके देखेंगे, तो फिर हम विजुअल स्टूडियो का भी यूज करेंगे। ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो भी यूज करेंगे हम आगे, पर इनिशियल अभी स्टार्टिंग के फेस में हम लोग जुपिटर नोटबुक से स्टार्ट करेंगे। आगे स्पाइडर और विजुअल स्टूडियो, ये दो एडिटर्स और ऐड करेंगे। विजुअल स्टूडियो काफी यूज होता है मार्केट में, पर विजुअल स्टूडियो में भी आप जुपिटर नोटबुक का यूज कर सकते हैं एक्सटेंशन ऐड करके, ये आप जानते हैं। पर यहाँ भी हम डाउनलोड करेंगे एनाकोंडा के थ्रू। एनाकोंडा पाइथन का डिस्ट्रीब्यूटर है। इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है कि जब आप एनाकोंडा के थ्रू जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करते हैं, तो आपको बहुत सारी लाइब्रेरी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती हैं। जैसे कि ये पांडाज, नमपाई, ये सब थर्ड पार्टी हैं। अगर आप सिर्फ पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो ये सब आपको नहीं मिलते। साइकिट लर्न वगैरह, सिबॉन वगैरह, मैटप्लॉटलिब, ये सब आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। पर जब आप एनाकोंडा डाउनलोड करते हैं तो ये सब आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। और आप जानते हैं इसके साथ हमको पाइथन भी प्री इंस्टॉल मिलता है, तो हमको पाइथन भी अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता। तो आप विंडोज है या आप जिस भी उस पर काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसका लिंक चैट में डाल देता हूँ, या हो सकता है आपके पास पहले से हो। ये सिंगल क्लिक में डाउनलोड और इंस्टॉल होता है, इसमें कुछ भी स्पेसिफिक हमें नहीं करना होता। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे एनाकोंडा, तो आप देखेंगे इस तरीके से एक एप्लीकेशन क्रिएट होती है एनाकोंडा नेविगेटर करके। जब आप इसे ओपन करेंगे, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्पाइडर देखने को मिल जाता है, जुपिटर नोटबुक देखने को मिल जाती है। तो ये स्पाइडर भी आगे यूज करेंगे, पर अभी के लिए हम लोग जुपिटर नोटबुक, इट्स ए वेब बेस्ड एडिटर, edit and run human readable docs while describing and data analysis. So it's a, एक्चुअली आप देखेंगे तो बड़े बेटर वे में डेटा को प्रेजेंट कर पाता है। ठीक है। तो ये मैं फोल्डर चूज कर रहा हूँ जहां मुझे फाइल क्रिएट करनी है। एंड देन ऑन द राइट साइड ऑफ टॉप, ये हमको न्यू देखने को मिलता है, यहाँ पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे। इसे बोलते हैं जुपिटर नोटबुक फाइल, ये सब आपको पता है। इसे बोलते हैं जुपिटर सेल। इसमें हम लोग कोड लिखते हैं, और इसको रन करने का शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है।
यहां से आप इसे रीनेम कर सकते हैं। और उसके बाद ये वैसे फाइल बैकएंड में ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। जैसे मैंने मूवीज फोल्डर सेलेक्ट किया था, तो आप देखेंगे कि ये मेरे मूवीज फोल्डर में यहाँ आपको फाइल दिखाई दे जाएगी। ये देखो। बट फिर भी अगर आपको नहीं ये मिल रही है फाइल, तो बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड करके रख सकते हैं, जुपिटर नोटबुक में या HTML में। ठीक है। पर ये तो दो एक बार वर्जन और है। बता देंगे कौन सा वाला? सर, ये कहाँ से ओपन किया था, एक बार बता देंगे, मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया था थोड़ा सा। तो ये जैसे आप ओपन करोगे, जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करोगे, तो आपको इसे होम पेज दिखाई देगा। तेरा हम्म। तो यहाँ पे राइट साइड में ये न्यू जो है, यहाँ जब जाओगे ओके। तो यहाँ पे पाइथन 3 दिखाई देगा तुम्हारे यहाँ, Python 3 PK करके, क्योंकि ये मेरा पुराना वर्जन है, तुम्हारा नया है, अभी ओके। डाउनलोड किया होगा। तो इस पर क्लिक करना है। ठीक है। तो एक नई जुपिटर नोटबुक फाइल ऐसी लॉन्च हो जाएगी साइड में। इमीडिएट से जैसे हमने एनाकोंडा से डाउनलोड किया था, वहां पर क्लिक करने के बाद ये मूवीज वाला फोल्डर जैसे ये आया ना, इसके पहले वाला टैब, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, तो ये बेसिकली आपका होम फोल्डर दिखाएगा। अगर विंडोज में हो तो ऐसे ड्राइव्स दिखाएगा तुम्हारी। ठीक है। हम्म। तुम्हारी लोकेशंस जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन सेट होगी वहां पे, तुमको वहीं बनाना, वहीं बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि कहीं जाके ही बनाना है, पर कहीं बनाना है तो कोई फोल्डर बना के रख लो, जैसे पाइथन प्रैक्टिस करके या डेटा साइंस प्रैक्टिस करके उसमें जाके बना लो, तो वहीं जाके ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी फाइल। इस तरीके से मैं कह रहा था। सर एक तो बार लेफ्ट वाले टैब में क्लिक करिए सर, उसके बाद क्या आएगा? ये तो ग्रीन वाला थर्ड वाला टैब, ऊपर से। ये ना ना ना, और ऊपर, डाउनलोड वाला इसे जो टैब है। एनाकोंडा वाला टैप। अच्छा, ये वाला, ये यहाँ से डाउनलोड करना है, एनाकोंडा ओके। डिस्ट्रीब्यूटर डाउनलोड करके। हो सकता है तुमको पहले साइन इन करने के लिए नहीं बोलता था, स्किप का ऑप्शन आता था, हो सकता है तुमको साइन इन करने के लिए बोले अभी। या मैंने एक तो इसमें मैंने ये मिनी डाउनलोड, करना है कि अगर स्किप का डिस्ट्रीब्यूट? ऑप्शन आ रहा है तो स्किप कर दो। नहीं नहीं, इसमें ये करना है डिस्ट्रीब्यूशन वाला। ओके। ओके। ये नहीं करना। और रुको रुको रुको, तुमको डाउनलोड अगर नहीं हो पाए ना, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करना हो, सो आई हैव सेव्ड दैट एक्चुअली ऑन ड्राइव। लेट मी सी, गिव मी 1 सेकेंड। ये मैंने डाउनलोड करके इस ड्राइव पे सेव किया हुआ है। मैं वहां से आपको उसका लिंक देता हूँ, एंड जस्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल। हाँ, ये रहा। बट दिस इज फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ओके। ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, अगर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो। मैक के लिए कैसे रहेगा निशान? किसके लिए? मैक। मैक के लिए देखो, इसमें आप देखेंगे ना, तो यहाँ मैक में ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ग्राफिकल वाला इंस्टॉल करना। ठीक है। ओके। ठीक है। और अगर आप में से किसी के पास ऑफिस लैपटॉप है, आप किसी वजह से नहीं डाउनलोड और इंस्टॉल कर पा रहे हैं, तो गूगल पे जाएंगे और गूगल कोलैब सर्च करेंगे। ठीक है। ये गूगल का ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक प्रोवाइड करता है। आप यहाँ से कोई लोकल से भी लोड कर सकते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक, या फिर आप ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक पे काम करके उसे डाउनलोड करके अपने लोकल पे सेव कर सकते हैं, या ड्राइव पे सेव कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे, या फिर गिट लैब पे, जहां भी आप सेव करना चाहते हैं वहां भी सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने लोकल सिस्टम पे कुछ भी सेटअप करने की जरूरत नहीं है। गूगल कोलैब पे जाएंगे। ठीक है। ये तब के लिए है जब आपके पास ऑफिस लैपटॉप और वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है किसी वजह से, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट
ठीक है, जैसे इसको क्लोज कर देंगे, यू विल नॉट सी दिस, यू विल सी दिस सेकंड टाइम। तो ये आपको फ्रंट एंड दिखाई देगा। ठीक है, वेलकम टू कोकल कोलैब। यहाँ आप देखेंगे विजुअल स्टूडियो है, कोकल कोलैब भी है। तो ये फाइल आप देखेंगे, फाइल पे जाना है अपने को, और यहाँ फाइल पे जाके एक नई नोटबुक बनानी है, तो न्यू नोटबुक बनानी है। ओपन का मतलब है कि जैसे मैंने कल किसी नोटबुक पे काम किया था, मैं उसी नोटबुक को दोबारा से एडिट करना चाह रहा हूँ। अपलोड नोटबुक का मतलब है कि जैसे मान लो मैंने एक नोटबुक आपको दी, मैंने इस सेशन में जो नोटबुक यूज की वो मैंने आपको दी, आप उसे ओपन करना चाहते हो। So when you will click on upload, you will be getting the option to upload, browse the file from your local and then you can upload it। पर हमको नई बनानी है तो न्यू नोटबुक इन ड्राइव। और इसकी एक्सटेंशन और जो लोकल पे आप काम कर रहे हैं उसकी एक्सटेंशन सेम है। एक्चुअली देखा जाए तो दोनों सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि ये हम गूगल से एक्सेस कर रहे हैं, इसके लिए हमको नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, और वो जो जुपिटर से हम एक्सेस कर रहे हैं उसके लिए हमें नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इट हैज सम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज लाइक कुछ थोड़ा बहुत को पायलट की तरह ऐड कर दिया है, थोड़ा बहुत एआई ऐड कर दिया है। अब देख रहे हो ना, व्हाट आई कैन हेल्प यू टू बिल्ड। बड़ा ये जेमिनाई है, आजकल बड़ा एडवांस हो गए हैं आजकल तो। अब पता नहीं तुम्हारी ऑफिस में है, हमारे में अभी तो मैंने इसी हफ्ते हमारा तो टीम्स में को पायलट ऐड कर दिया है। हमने रिक्वेस्ट भेजा, लाइट वर्जन है हालांकि उसका, पर हमको अभी को पायलट लाइट वर्जन अलाउ है। टीम्स में एडेड है, हम वहीं से कुछ सर्च कर सकते हैं प्रॉम्प्ट वगैरह, या कुछ एरर आ रही है, कुछ स्निप्ट ऑफ कोड, बहुत सारी चीजें बच रही हैं आजकल। सर इसमें क्वेश्चन है मेरा। हम्म। जैसे जो आपने जो अभी ये गूगल का जो कोलैब है, इसमें हमारे सभी लाइब्रेरीज ऑलरेडी इनबिल्ट होगी, यदि हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें तो लाइब्रेरीज वो नहीं पीआईपी है तो उसको। इंस्टॉल काम करता है तो इधर हमारा, ओके। बट दैट विल बी फॉर द आई थिंक करंट एनवायरनमेंट ओनली, टिल देन यू आर वर्किंग। तो ये एक नया सेशन बनाता है और उसमें काम करता है, बट मोस्ट ऑफ डेटा साइंस की लाइब्रेरी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इसमें सर जो डेटा, जो इंस्टॉलेशन का डेटा है, जो लाइब्रेरीज के जो बाइनरीज बनेंगी वो हमारे गूगल ड्राइव पर जहाँ पे हमने सेव किया वहीं पे वहीं बनेंगी। जाके सेव, वैसे लोड करके सेव करके रख सकते हैं लोकल पे, बाद में मतलब डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो इस फाइल को मुझे डाउनलोड करना हो तो मैं यहाँ से, आप देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, IPYNB यानी कि जुपिटर में या PY फाइल में, मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ। और जो फाइल वगैरह मैं यूज करूंगा वो आप देखेंगे यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन है। यहाँ मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है सैंपल डेटा करके, इसमें मैंने ये कुछ फाइल्स रखी हुई हैं, और फाइल्स इसमें रख सकता हूँ। ठीक है, एक और तुम नया फोल्डर बना सकते हो। यहाँ पे देखोगे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, हम्म। तो कोई CSV फाइल मुझे यहाँ पे रीड करनी है तो मैं यहाँ से कोई CSV फाइल डाउनलोड कर सकता हूँ और फिर उसे यहाँ पे रीड कर सकता हूँ। ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम लाइक इसको गूगल ड्राइव पे ही बनाए तो बेटर रहेगा, करेक्ट? हाँ हाँ, मतलब ये ठीक है सर। ऑटोमेटिकली तो गूगल ड्राइव पे ही जाके सेव करता है तुम्हारी फाइल्स वगैरह। तो तुम अगर नहीं भी डाउनलोड करोगे तो तुम्हें कल को ही अपनी गूगल ड्राइव में देखने को मिल जाएगी। ओके। ठीक है सर। या फिर आप, अगर ये सब आपके पास विजुअल स्टूडियो पहले से है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मतलब किसी भी तरीके से आपको जुपिटर नोटबुक एक्सेस करना है तो आप कोई सा भी हाँ सर, ये ऑप्शन अच्छा है, ये बता दीजिए। तो उसमें तो आपको एक एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, जुपिटर नोटबुक की। हम्म। तो ये जो 4 बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक्सटेंशन ऐड करने के लिए रहता है, और यहाँ पे आप सर्च करो जुपिटर करके। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है ना मेरे जुपिटर, तो यहाँ पे हम्म। मेरे पास में अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आपके लिए इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको इंस्टॉल करो। तो उसके बाद में फाइल पे जाओ। ठीक है, अगर ये वेलकम वाला दिखाई दे रहा है तो यहाँ से न्यू फाइल जब क्लिक करोगे तो जैसे जुपिटर नोटबुक तुम इंस्टॉल करोगे तो ये जुपिटर नोटबुक का ऑप्शन आने लगेगा कि क्या आपको हम्म। जुपिटर नोटबुक फाइल बनानी है या पाइथन फाइल बनानी है या टेक्स्ट फाइल बनानी है। ये पाइथन इंस्टॉल करने के बाद पाइथन फाइल का ऑप्शन आने लगता है। ठीक है, जब जब जुपिटर नोटबुक पर हम्म। क्लिक करोगे तो ये भी IPYNB फाइल है सेम उसी तरीके से। यहाँ पे भी वही प्रिंट हेलो एंड देन रन।
अब ये एनवायरनमेंट के लिए पूछ इसे रहा है। रन करने के लिए अगेन शिफ्ट शिफ्ट प्लस हाँ, वही एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है सर। बाकी का कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसको स्क्रीन शेयर करके कल अगले वाले सेशन में देख लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं। ठीक है सर। सर ये एनाकोंडा, ये VS कोड में करेंगे तो एनाकोंडा ये ऑटोमेटिकली ले लेगा या फिर उसको कुछ पाथ वगैरह देना पड़ेगा? उसके लिए एनाकोंडा की जरूरत नहीं होगी। उसके लिए फिर VS कोड में जुपिटर नोटबुक से आपका सीधा हो जाएगा। एनाकोंडा अलग है और जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा प्रोवाइड करता है, पर विजुअल स्टूडियो में एनाकोंडा की जरूरत नहीं है। ओके, तो सर वो सारी लाइब्रेरीज कैसा आएगा, जितना भी आपने बताया मैटलैब वगैरह जितना, वो सब ऑटोमेटिक आ जाएगा उसके अंदर जुपिटर के मोस्ट ऑफ साथ में? बेसिक आ जाती है, पर एडवांस इंस्टॉल करनी पड़ती है हमें। ओके, गॉट इट। ओके। हमने क्या डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा नमपाई। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो नमपाई है क्या, मैंने आपको बताया नमपाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। जब आपको डेटा पर न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तब आप नमपाई का यूज करते हैं। न्यूमेरिकल ऑपरेशन जैसे मान लो एक कॉलम है जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड हैं और मुझे उनका एवरेज वैल्यू निकालना है। ये मेरे लिए मैनुअली पॉसिबल नहीं है, मुझे किसी प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करके ये परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये मुझे कौन प्रोवाइड करेगा, नमपाई। या हम स्टैटिस्टिक परफॉर्म कर रहे हैं, उसके फंक्शंस हमें कौन प्रोवाइड करेगा, नमपाई। पर इस सबसे पहले नमपाई हमको एक चीज और प्रोवाइड करता है, विच इज नमपाई एरे। तो नमपाई एरे को समझने से पहले एक पॉइंट आता है कि एक्चुअल में नमपाई एरे है क्या, पहले ये समझते हैं। तो नमपाई एरे की डायमेंशन वायमेंशन की बाद में बात करेंगे। नमपाई एरे इज सिंपली न्यूमेरिकल पाइथन एरे। और एरे क्या होता है, विच कैन स्टोर मल्टीपल आइटम इनटू ए सिंगल वेरिएबल, नॉर्मल एरे जैसे हमने पढ़ा। तो अब यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कि हमने तो लिस्ट और टपल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मल्टीपल आइटम को स्टोर करने के लिए। जब मेरे पास लिस्ट ऑलरेडी है, मैं लिस्ट ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, लिस्ट पे ऑलरेडी काम करना सीख चुका हूँ, तो फिर लिस्ट को छोड़ के आप नंपाई एरे पे क्यों लेके आ रहे हो मुझे। तो हमको पहले इस प्रॉब्लम को समझना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला हमसे ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, व्हाई वी आर प्रेफरिंग नंपाई एरेज इंस्टेड ऑफ लिस्ट एंड अदर डेटा स्ट्रक्चर्स व्हिच वी ऑलरेडी लर्न। हमने सीख लिया, पढ़ लिया, ऑपरेशन करना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, तो अब हम नंपाई एरे पे क्यों आ रहे हैं। तो आप लिस्ट कैसे बनाते हैं ये तो आपको आता ही है। जैसे मान लो आपके पास एक लिस्ट है, एक्चुअल में देखा जाए चलो दो लिस्ट है, ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है। आप दो लिस्ट के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ये आप जानते हैं। इवन अगर आप प्लस भी करेंगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, दिस इज गोइंग टू बी कॉन्केटिनेशन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो बेसिकली क्या होगा कि एक नई लिस्ट आ जाएगी और इसमें क्या होगा कि ये सारे आइटम्स ऑफ एक्स लिस्ट एंड सारे आइटम्स ऑफ वाई लिस्ट। सो दिस इज नॉट ए मैथमेटिकल ऑपरेशन। लिस्ट आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना अलाउ नहीं करता। नमपाई एरे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस अलाउ करता है और यही आपको चाहिए होता है। सपोज करो ये एक्स कॉलम है और ये वाई कॉलम है। मान लो ये प्राइस कॉलम है, ये डिस्काउंट कॉलम है, एंड यू हैव टू परफॉर्म ए मैथमेटिकल ऑपरेशंस बिटवीन प्राइस कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम एंड क्रिएट ए न्यू कॉलम। तो ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हमें इवन, या मान लो मुझे इसमें हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है या यहाँ प्लस करना है हर वैल्यू में, ये सारे ऑपरेशंस हम लिस्ट का यूज करके नहीं कर सकते। पहला रीजन बता रहा हूं मैं आपको। पर ये ऑपरेशन हम नंपाई एरे के हेल्प से कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो मैंने इंपोर्ट किया नंपाई। तो नंपाई एरे कैसे बनाते हैं, सिंपल, एनपी
ये एलियाज है जो हमने दिया है इसको। एरे एक प्री डिफाइंड फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और वही ऊपर वाला ही एरे 1, 2, 3, ये पहला एरे हो गया, और ये दूसरा एरे हो गया। और यहाँ पे मैंने वही सेम टू सेम लिया, 10, 20, 30। अब अगर आप देखेंगे तो मैं इन दोनों एरे के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं। अब आप देखो, जब मैंने एरे 1 प्लस एरे 2 किया, तो 10 + 1 11, 2 + 20 22, 3 + 30 33। अब ये डिफरेंट शेप के होते तो क्या होता वो हम बाद में पढ़ेंगे, ये सारे ऑपरेशंस देखेंगे, उधर डीप में बाद में जाएंगे। तो सबसे पहला रीजन है प्रेफरिंग नमपाई एरे ओवर लिस्ट इज कि नमपाई एरे लिस्ट हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म अलाउ नहीं करता, और नमपाई एरे का यूज करके हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये सबसे पहला रीजन है हमारा लिस्ट को छोड़ के नमपाई एरे यूज करने का। मुझे आप 1 मिनट दो, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे बाकी के रीजंस का, कि हम नमपाई एरे क्यों प्रेफर कर रहे हैं ओवर लिस्ट और अदर डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 1 मिनट में आता हूँ मैं अभी। चलो, अब जैसे देखो, कई बार हमको वेक्टराइज ऑपरेशन करने होते हैं। अब ये वेक्टराइज ऑपरेशन क्या होते हैं हम इसको और आगे समझेंगे, पर अभी के लिए अगर मैं आपको एक सिंपल आइडिया दिखाऊं, जैसे मान लो ये एक लिस्ट है वाई मेरे पास में, और इस लिस्ट वाई में मान लो मुझे हर वैल्यू में +2 करना है। जैसे कई बार हमको एडिशन करना होता है, कुछ एक कॉलम की हर वैल्यू में +2 ऐड करो, या माइनस करो, या मल्टीप्लाई करो हर वैल्यू को 0.2 से। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन बेसिकली हमको करने होते हैं। तो अगर मैं y +2 करूंगा, तब देखेंगे हमको एरर आ रही है। पर यही अगर मैं आपको एरे पे करके दिखाऊंगा, नंपाई एरे पे, तो आप देखेंगे कि ये मैं आसानी से कर पा रहा हूँ। ये देखो, तो 2 + 1 3, 2 + 2 4, एंड 2 + 3 5। तो इस तरीके के ऑपरेशन हम लिस्ट में नहीं कर पाते, ये हम एरे में कर पाते हैं। दूसरा है कि नंपाई एरे इज मच फास्टर देन योर लिस्ट। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो जब हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड हैं तो लिस्ट हमको कोई प्रॉब्लम नहीं देती। 100 हैं, 1000 हैं, पर जब ये बात 10,000 20,000 और मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड में चली जाती है, तो फिर लिस्ट के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो नंपाई एरेज आर मोर फास्टर
ठीक है, क्योंकि नंपाई एरे जो इम्प्लीमेंटेड है वो सी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंटेड है, तो इनका जो ऑपरेशन रहता है वो 10 से 100 गुना तक फास्टर चला जाता है। ठीक है, अ, अगर आप देखेंगे कंपेयर टू लिस्ट में, इसलिए हम प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ हम नंबर ऑफ ज्यादा रिकॉर्ड पे काम करते हैं। जैसे अभी कम रिकॉर्ड की बात आ रही थी तो हम लिस्ट का पे काम कर रहे थे, तो हमको मेमोरी की भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब ये अमाउंट ज्यादा चला जाता है नंबर ऑफ वैल्यूज का, तो फिर मेमोरी भी एक हमारे लिए बड़ा इश्यू क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां अगर आप कंपेयर करेंगे तो numpy array will take less space than the list for the same amount of data। और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने आपको दिखाया। तीसरा अगर आप देखेंगे तो अब जैसे लिस्ट में आपने कहीं नहीं पढ़ा कि हमारे पास कोई मीन फंक्शन है, लिस्ट में आपने नहीं पढ़ा कि हमारे पास कोई मीडियन या ऐसे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले फंक्शन है, ये सब हमारे पास लिस्ट और टपल में नहीं थे। और ये सब हमको कहाँ देखने को मिल जाता है, नंपाई एरे में। तो जैसे ये मान लेते हैं एरे 2 है ये वाला, ठीक है, और मुझे इस एरे का मान लेते हैं मीन निकालना है, तो मैं ARR2 डॉट मीन, और ये मुझे इसका मीन रिटर्न करके देगा। मीन मतलब एवरेज वैल्यू। तो ये हम नंपाई एरे पे परफॉर्म कर पाते हैं आसानी से। तो ये हो गया आपका बिल्ट इन मैथ फंक्शंस। और अगर आप और थोड़ा सा जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पांडाज है आपका डेटा फ्रेम, वो इंटरनली नंपाई एरे यूज करता है। उससे आगे अगर आप डीप लर्निंग में जाएंगे तो जहां आपने सुना होगा बड़े दो पॉपुलर लाइब्रेरी टेंसर फ्लो या पाईटॉर्च, इनमें आप देखेंगे तो नमपाई आपका यूज होता है इन इंटरनली, वहां टेंसर्स बोलते हैं उनको। और मोस्ट ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स वो एक्स, अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्ट करता है आपसे नमपाई एरे इंस्टेड ऑफ लिस्ट, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं डेटा के बीच में, तो लिस्ट के बीच में तो वैसे भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो पाते। तो अगर सिंपल लाइन में अगर बात की जाए तो हम नंपाई एरे यूज करते हैं क्योंकि वो फास्टर है, मेमोरी इफिशिएंट है, ऑप्टिमाइज्ड है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, मैट्रिक्स ऑपरेशन। अब लिस्ट में मैट्रिक्स नहीं होती, यानी कि 2D और ND, यहाँ हमें नंपाई में वो देखने को मिलेगी, कल वाले सेशन में हम पढ़ेंगे। इसलिए ये एसेंशियल है हमारे लिए डेटा साइंस के लिए, इसलिए हम लिस्ट को छोड़ के नंपाई एरे यूज करते हैं डेटा साइंस में। तो हम जो अभी स्टार्ट में पढ़ेंगे वो एरे पढ़ेंगे। एरे हमें तीन तरीके का देखने को मिलता है, 1D, 2D और 3D। मैं आपको नहीं ज्यादा पढ़ाऊंगा, इंट्रोडक्शन ही रहने देते हैं आज के सेशन को, कल वाले सेशन में पढ़ेंगे। पर मैं एक आइडिया दे देता हूँ, 1D, 2D और 3D एरे किस तरीके का होता है, पर कैसे बनाते हैं, 1D पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, 2D पे कैसे करते हैं और 3D पे, ये हम कल देखेंगे। तो 1D जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक सिंगल कॉलम या सिंगल रो जहां सिर्फ एक डायमेंशन होती है, आप उसे बोलते हैं 1D एरे। बोलो अतुल। तो सर इसमें ये आपने बोला ये मच फास्टर आप बैकएंड में सी का यूज करता है, ये कंसेप्ट मेरे थोड़ा समझ में नहीं आया, इसके बारे में थोड़ा बताइए सब प्लीज। तो जो एरे नंपाई एरे का मॉड्यूल का जो एरे फंक्शंस लिखे हुए हैं वो सी प्रोग्रामिंग में लिखे हुए हैं। आप जानते हैं ना, कई सारे प्रोग्रामिंग की जो लाइब्रेरीज होती हैं वो सी प्रोग्रामिंग में भी लिखी रहती है।
हम्म। तो सी प्रोग्रामिंग आप जानते हैं फास्टर होती है बैकएंड में जब आप उसे यूज करते हैं, तो इसलिए पाइथन प्रोग्रामिंग के एक्सपेक्ट में अगर देखा जाए तो नमपाई एरेज फास्टर है, क्योंकि इसके जो फंक्शंस लिखे हुए हैं वो सी प्रोग्रामिंग में लिखे हुए हैं, ना कि प्योर ओके। पाइथन प्रोग्रामिंग में। और जो लिस्ट है वो आपकी लिखी हुई है पाइथन प्रोग्रामिंग में। जैसे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। एक फंक्शन आपने शायद कभी, पाइथन अगर थोड़ा टाइम नहीं ज्यादा हुआ हो, तो एक रीड सीएसवी करके फंक्शन होता है हमारे पास में, जिसके थ्रू हम्म। पांडाज में से हम सीएसवी फाइल को रीड कर पाते हैं। तो ये जो पांडाज की डॉक्यूमेंटेशन है ऑफिशियल, ये वो है। अब यहाँ पे एक पैरामीटर आता है, इस पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं इंजन करके, ठीक है। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास में एक सी है, एक पाइथन है और एक पाई एरो है। तो जो डिफॉल्ट वाला रहता है वो आपका पाइथन रहता है। पाइथन का आप देखेंगे स्लो है, तो आप देखेंगे द सी एंड पाई एरो इंजन्स आर फास्टर। सो सी का मतलब है कि आप जो बैकएंड में यूज कर रहे हो, द वे इट विल लोड द डेटा। सो बेसिकली क्या होता है कि पांडाज में मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं होता। तो जब तक तुम एमबी साइज की फाइल पे काम कर रहे हो तुमको ये कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा, पर जैसे ही ये फाइल साइज तुम्हारा जीबी में चला जाएगा तुमको तुरंत पता चल जाएगा कि अरे यार अब तो ये फेल होना स्टार्ट हो गई। और ये मेरे हम्म। सामने आज से 2 ढाई साल पहले प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम में आया था, जब मैं जेरॉक्स के एक प्रोजेक्ट पे था, ठीक है। वहां पे हम्म। डेटा लोड करने के लिए जो फाइल साइज था वो जीबी में था, एंड इट वाज टेकिंग अराउंड डेढ़, कई बार तो ये 10 10 मिनट तक लेता है, कई बार ये 2 2 3 3 मिनट भी लेता है डेटा को लोड करने के लिए। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग नहीं होती, तो ये बड़ा स्लो होता है। सी इंजन भी हमने टेस्ट किया, वो तब भी काम नहीं किया। एंड आप देखेंगे पाई एरो की डॉक्यूमेंटेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, पाई इंजन वाज एडेड एज एन एक्सपेरिमेंटल इंजन एंड सम फीचर्स आर अनएक्सपेक्टेड and may not work correctly. Means the functions of pandas and the functionalities of pandas which you are using further in your program, maybe they are not supported by the PyArrow, ऐसा हो सकता है। और वो क्लियरली डॉक्यूमेंटेशन में कह रहा है। इसलिए ऐसी किसी चीज को आप प्रोडक्शन में लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी स्कैनिंग वगैरह होती है। वनएबिलिटी जब स्कैनिंग होती है, वनएबिलिटी में यही चेक किया जाता है कि कुछ ऐसा तो नहीं यूज करे जो डेप्रिकेटेड हो, नॉट रिकमेंडेड टू यूज हो, तो फिर वो आपको वहीं पे फ्लैग कर देता है और फिर आप उसे प्रोडक्शन में नहीं भेज सकते। तो हम पाई एरो को हम्म। यूज नहीं कर सकते थे, तो हमने बहुत सारे और भी ऑप्शंस ट्राई किए। तो और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, पर वो पांडास की तरह और उतनी सारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड नहीं करते। तो मेरा कहने का, यहाँ दिखाने का ये मतलब है कि ऐसे पाइथन में भी कुछ फंक्शन लिखे रहते हैं और कुछ फंक्शन सी प्रोग्रामिंग में भी लिखे रहते हैं, पर सी प्रोग्रामिंग के जो इनिशियल फंक्शन लिखे हुए हैं वो फास्टर होते हैं देन द पाइथन प्रोग्रामिंग। इसका ये मतलब है यहाँ पे कि जो नंपाई एरे के जो फंक्शंस हैं, जो numpy एरे जो वर्क करता है इनिशियली, वो सी प्रोग्रामिंग की हेल्प से करता है, इसलिए ये फास्टर हो जाता है आपका, रेदर देन लिस्ट और टुपल। ठीक है। यस सर, गॉट इट। तो 1D का मतलब है वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मतलब जहां सिर्फ एक कॉलम या एक रो पे जब आप काम कर रहे हैं, तो कई बार होता है कि हमने सिर्फ एज कॉलम लिया और एज कॉलम पे काम कर रहे हैं। 2D एरे होता है जहां आप 2 डायमेंशनल डेटा, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब आपके बढ़ जाते हैं, यानी कि जैसे पूरा सीएसवी डेटा आपने लोड किया या पूरा एक्सेल का डेटा लोड किया जहां पे मल्टीपल रो है, मल्टीपल कॉलम है, तब आप देखेंगे यहाँ आपको 2 डायमेंशन देखने को मिलती है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। और हमारे लिए आगे जाके ये एक्सिस पे काम करता है। जो रो होती है वो 0 एक्सिस पे होती है और जो कॉलम होते हैं वो 1 एक्सिस पे होते हैं। और हमारे लिए एक्सिस पांडाज में बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शन है, मान लो एक ड्रॉप फंक्शन है, वो रो ड्रॉप करने के लिए भी यूज होता है और वो कॉलम ड्रॉप करने के लिए भी यूज होता है। पर वो हम कैसे बताते हैं कि भी रो के लिए यूज करना है, कॉलम के लिए, एक्सिस के बेसिस पे, कि अच्छा भैया अब इसको एक्सिस 0 पे काम करवाना है या इस फंक्शन से एक्सिस 1 पे काम करवाना है। तो ऐसे एक्सिस वाइज हम लोग काम करते हैं। तो जब आप 2 डायमेंशन देखेंगे तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, ये आपका 2D डेटा रहेगा, इसलिए इसको 2D बोलते हैं। तो हमको 2D डेटा में देखने को मिलेगा कि हम 2D डेटा पे कैसे काम करते हैं। अब बारी आती है 3D डेटा की। तो 3D डेटा का होता है कि जब आप मल्टीपल 2D डेटा को मिला के, इस तरीके से, जैसे ये एक हो गया, इसके बैकएंड में ये एक और 2D डेटा हो गया, इसके बैकएंड में ये एक और 2D डेटा हो गया, तो ये 3 डायमेंशन हो गई। तीन कैसे?
नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ मैट्रिक। अब ये कितनी मैट्रिक है? तीन है, एक, दो और तीन। तो ये जो नंबर ऑफ तीसरी वाली डेटा है, ये जो नंबर ऑफ मैट्रिक है तीसरी वाली, ये रिप्रेजेंट करता है आपका 3D थर्ड डायमेंशन को। और ये तब यूज होता है जब आप इमेज डेटा पे काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई आप देखते हैं जैसे जियोग्राफी वगैरह, जहां आपके पास 3D इमेजेस होती हैं, मैप वगैरह में इस तरीके का जो डेटा आपके पास में होता है, वहां आप इस तरीके के 3D यानी कि 3D मैट्रिक का यूज करते हैं। तो कैसे 1D बनाते हैं, कैसे 2D बनाते हैं, कैसे 3D, 1D डेटा पे कैसे ऑपरेशन किए जाते हैं, वो मोस्ट ऑफ जानते हैं क्योंकि आप लिस्ट पढ़ के आए हैं। तो इसकी स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग उसी तरीके से होती है मोस्ट ऑफ। पर 2D का फिर अलग हो जाता है, 2D पे कैसे काम करते हैं और 3D पे कैसे काम करते हैं। और यही जो आप सीखेंगे यहाँ से 1D 2D 3D पे, वही आगे आप फिर रियल डेटा सेट पे वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं, डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं, कुछ जो आप डेटा ऑपरेशन यहाँ सीखेंगे वही सीधा सीधा फिर एक्सेल और सीएसवी पे अप्लाई हो। सर 3D में थर्ड एक्सिस क्या होगी? जो नंबर ऑफ मैट्रिक होती है आपकी, जैसे मैं आपको एक इमेज से अगर दिखाऊं, जो मैंने अभी आपको इमेज बना के दिखाई थी, वही अगर आप यहाँ देखेंगे, दिस इज एक्चुअली 3D एरे। तो ये आपका पहला 2D एरे है, ये दूसरा 2D एरे और ये तीसरा। तो पहली डायमेंशन तो हो गई नंबर ऑफ रो, दूसरी डायमेंशन हो गई नंबर ऑफ कॉलम, और तीसरी डायमेंशन हो गई नंबर ऑफ एरे, मतलब नंबर ऑफ मैट्रिक, इसको बोलते हैं मैट्रिक, नंबर ऑफ मैट्रिक। तो कितनी मैट्रिक है? ये तीन। दिस इज थर्ड डायमेंशन। ठीक है। तो कल वाले सेशन में हम यही स्टार्ट करेंगे, एरे, और एरे पे ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है? ठीक है, अगर नहीं है तो बस इंस्टॉलेशन कर लेना आज। फिर भी अगर कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर लेना। और इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कल हम उसे देख लेंगे सेशन के बिगनिंग में। ठीक है, चलो कल मिलते